नमस्कार। आप देख रहे हैं दिवाली के मौके पर बिस्तक का खास शो। आज के खास मेहमान सनी अग्रवाल जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं एसबीआई सिक्योरिटीज से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नए संवत में बाजार में कमाई का मौका कहाँ है, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने टेंशन बढ़ा रखी है, चाहे वो इक्विटी बाजार की हो, क्रिप्टो मार्केट को हो, या फिर सोना चांदी की, तो उससे निपटें कैसे। तो सनी जी का स्वागत कर लेते हैं। सनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए, और मेरी ओर से और बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। रजत जी, आपको और आपकी पूरी टीम को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली और फेस्टिव ग्रीटिंग्स। सर, ये लेकिन जो अपडेट्स आ रहे हैं ये बार बार व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे, जिस जो जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, और सबसे बड़ा तो ये ना कि जो हाल फिलहाल के घटनाक्रम हुए उसमें फिर से एपिसेंटर में आ गए यूएस और चाइना। ट्रेड वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये जो टैरिफ थ्रेट था ये तो हो गया था, ऐसा लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप अब शांत पड़ जाएंगे, लेकिन नोबेल प्राइज उनको मिला नहीं। और उसके बाद उन्होंने जो हड़कंप मचाया है, शुक्रवार से लेकर अब तक बाजार एकदम से शेकआउट हो गए हैं। क्रिप्टो मार्केट पे तो बहुत बुरी बिकवाली देखने को मिली थी। लेकिन आपने कैसे देखा इस घटनाक्रम को? ट्रंप ने 100% के एक्स्ट्रा टैरिफ्स चाइना के ऊपर लगा दिए। अब बाजार इस पे कैसे रिएक्ट करेगा? रजत जी, आई थिंक ये जो नोकझोंक है दोनों ओर से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रम्प साहब की ओर से। तो मुझे लगता है कि जो फ्राइडे को जिस तरह से चाइना का भी बयान आया था कि जो की मिनरल्स है जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट, उसके एक्सपोर्ट को लेकर और ज्यादा सख्ती बरतेंगे, तो ऑब्वियसली जब एक कोई मार्केट कोई ग्लोबली कोई लीडर बन जाता है कोई कमोडिटी या की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को लेकर, और उसको लेकर आप जब थ्रेटन करने लगते हो बाकी कंट्रीज को, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक रिटेलिएशन देखने मिलेगा। और एंड अगेन यूएस एंड चाइना बीइंग अ टू वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑब्वियसली ये सब जो न्यूज फ्लो है चलते रहेगा दोनों ओर से। बट अगेन जो 100% टैरिफ लगाने के बाद जो संडे को यू टर्न लिया ट्रम्प साहब ने, दैट हैज एटलीस्ट गिवन सम रिलीफ टू डोमेस्टिक मार्केट। और आज जब हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने नहीं मिला। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर हमें, एज एन इंडियन, हमें इंडिया और यूएस ट्रेड डील पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। जिस तरह से जापान ने अपनी एक ट्रेड डील यूएस के साथ ऑलरेडी इन प्लेस कर ली है, मुझे लगता है कि इंडिया और यूएस की भी ट्रेड डील आने वाले में भी 1 से 1.25 महीने में कंक्लूड होती दिखेगी, क्योंकि जो इंटरेक्शन है दोनों ओर से कंटिन्यूअस हो रहे हैं। और वहां मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन यूएस एंड चाइना फ्रंट। क्योंकि द मोमेंट मैं यूएस के साथ ट्रेड डील कर लेता हूं, तो मुझे बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाती है बिजनेस फ्रंट पर कि मेरे कौन से सेक्टर हैं जिसमें बेनिफिट होते नजर आएगा, और जो मेरे जो कौन से जो सेक्टर हैं बाकी की जो मेरी कंपीटिंग इकोनॉमी है, वेदर इट इज चाइना, बांग्लादेश और एनी अदर इकोनॉमी, उसके सामने मेरे कौन से प्रोडक्ट ज्यादा कंपीटिटिव रहेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट टू यूएस। सर, ये 2025 का जो साल निकला है ना, इसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां डोनाल्ड ट्रंप ने बटोरी हैं, लेकिन अभी भी वो शांत नहीं हो रहे हैं। और मुद्दा यही है, जैसे आपने बोला कि हमारी ट्रेड डील हो जाए तो ठीक, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और दूसरी कंट्रीज के साथ हो जाए तो और भी बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं हरकत, ये इंटेंशनली का मार्केट को स्पूक करने के लिए करते हैं क्या? कि कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने आज तक कभी नहीं देखा, कि कोई राष्ट्रपति आके बार बार सोशल मीडिया का यूज करके इन्फ्लुएंस कर रहा हो मार्केट्स को। साफ तौर पे पता लग रहा है, क्रिप्टो मार्केट टूट गया था, रात रात को बैठ के लोगों ने वीडियोस बना दिए। बताओ, सारे इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हो गए, 3-3 बजे उठ उठ के वीडियो बना रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो गई थी। या डेफिनेटली आई थिंक यूएस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है काफी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। और आई थिंक जिस तरह से बार बार आप स्टेटमेंट देते हो और चेंज करते हो, थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेफिनेटली है बीइंग अ यूएस प्रेसिडेंट। बट अगेन टीना फैक्टर है, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। काफी स्ट्रांग बहुमत से इलेक्शन जीत कर आए हैं, और इनका जो टर्म है अभी काफी लंबा है आने वाला जो समय है, क्योंकि मिड मिड टर्म इलेक्शन भी 2.5 साल के बाद होते हैं। तो अभी तो ट्रम्प साहब का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो आई थिंक वर्ल्ड हैज टू फेस दिस। और अल्टीमेटली अगर मैं ट्रम्प साहब के शूज में जाकर देखूं, तो मुझे लगता है कि वो अपनी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हर कदम ले रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूएस में शिफ्ट हो जाए कैसे भी करके। यूएस का जो डेट बर्डन बर्डन है उसे कम किया जाए। यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब यूएस जो है इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट के सामने, तो उन्हें कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक शेकअप हो रहा है, एंड दैट इज लीडिंग टू अ पूरा ग्लोबल जिस तरह से बिजनेस होता है, इसके रूल्स नए तरह से लिखे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो अब बात होने लगी कि हमें इंडियन कंपनीज के सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, वेदर इट इज फॉर अकाउंटिंग और फॉर व्हाट्सएप जैसे हैं, या तो फिर मैप की जो सॉल्यूशन है वो भी इंडियन यूज करना
करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड पहले जो ग्लोबलाइजेशन के ओर जा रहा था, अब फिर से इनवर्ड लुकिंग हो गया है, और हर कंट्री अब अपनी अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ रही है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या बेसिक नीड्स लाइक फूड और एनी अदर थिंग्स। लेकिन ऐसा भी है कि अगर मार्केट्स को थोड़ा इन्फ्लुएंस करा जाए, थोड़ा नीचे लाया जाए मार्केट्स को, तो जो यूएस फेड है वो ब्याज दरें घटाने के ऊपर थोड़ा और एग्रेसिव हो जाएगा। और क्या पता है डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति हो कि एक बार को मार्केट को शेक आउट करो, कितनी बुरी तरीके से टूटी थी अमेरिकन मार्केट्स, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 शुक्रवार को। तो एक बार तो यूएस फेड ने भी देखा होगा भैया ये क्या हो गया, अचानक से मंदी की और तो नहीं निकल गए कहीं। तो क्या ब्याज दरें कम करना, यूएस डेट को रीफाइनेंस करना लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे, ये भी एक रणनीति हो सकती है ट्रंप की। अगेन मुझे नहीं लगता है कि यूएस फेड इक्विटी मार्केट से कोई इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अल्टीमेटली अगर आप यूएस फेड की कोई भी स्पीच पढ़ेंगे, तो उनके दो ही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक है इन्फ्लेशन और एक है जॉब्स। तो जो बेसिक मैंडेट जो है कोई भी गवर्नर को, वो यही होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, और इकोनॉमी में जो जॉब्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसे कम से कम रखी जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो आई थिंक उसी के चलते, अगर आपने लास्ट स्पीच भी सुनी होगी जो सितंबर मंथ में जहाँ 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट करी थी, उन्होंने वही कहा था कि अभी भी ये अभी कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आने वाले समय में, हालांकि दो रेट कट की गुंजाइश और जताई है ये कैलेंडर ईयर में, बट अगेन उन्होंने फिर बार बार यही कहा है कि जो इनकमिंग डेटा है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो पैरामीटर को देखकर आने वाले समय में अपना डिसीजन लेंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं डर ये भी है कि स्टैगफ्लेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें होता ही है कि इन्फ्लेशन बढ़ते चले जाता है इकोनॉमी में, जिसके चांसेस है कि अगर आप टैरिफ लगाओगे तो ऑब्वियसली उसका जो हर्जाना है यूएस कंज्यूमर को देना होगा, तो उसके चलते एक रिस्क है कि इन्फ्लेशन यूएस इकोनॉमी में बढ़ सकती है। और अगर ड्यू टू सम रीजन यूएस में इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है, हाई इन्फ्लेशन और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसका डर कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे यूएस फेड को है, और उसी के चलते आने वाले समय में बेसिस ऑन इनकमिंग डेटा यूएस फेड अपना डिसीजन लेगा। बट जो जनरल कंसेंसस अभी बना हुआ है कि दो रेट कट और दिसंबर तक आने की उम्मीद है, उसके बाद एक रेट कट 2026 में आते हुए दिखेगा। तो लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है। आई थिंक काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं यूएस फेड को भी डिसीजन लेने में। डेटा, इनकमिंग डेटा को देखकर यूएस फेड डिसीजन लेगा। ओके, लेकिन हाल फिलहाल में जो हमारी सरकार ने कदम उठाए, GST 2.0 रिफॉर्म, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील भी की कि स्वदेशी अपनाओ, घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती चली जा रही है सरकार, उसका असर क्या आप पॉजिटिव समझते हो, या फिर ये जो थ्रेट्स डोनाल्ड ट्रंप देते चले जा रहे हैं, तो हम भी रहेंगे रडार पर, जब चाइना के साथ कर सकते हैं तो हमारे साथ भी तो कर सकते हैं, नोबेल प्राइज भी तो नहीं मिला। या डेफिनेटली आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि कि जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर बढ़ सकती है कि नहीं। क्योंकि अगर इंडिया यूएस की ट्रेड डील टॉक जो है वो, अगर उससे कोई कंक्लूजन निकल कर नहीं आएगा, तो वो थ्रेट इंडिया के लिए भी डेफिनेटली बना हुआ है। तो वो एक ओवरहैंग डेफिनेटली इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से या मार्केट के परस्पेक्टिव से भी बना हुआ है। कमिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, आई थिंक इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो आरबीआई के ओर से 100 बेसिस पॉइंट का हमने रेट कट देखा दिसंबर 24 के बाद। तो उसका एक बेनिफिट सभी जो जिन्होंने लोन ले रखा है, वेदर इट इज होम लोन, ऑटो लोन, उसमें कहीं ना कहीं एक सेविंग होते हुए दिखेगी। एट द सेम टाइम सीआरआर कट जो 100 बेसिस पॉइंट नवंबर तक खत्म होगा, उससे 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में आएगी। जीएसटी कट का आपने जिक्र किया, और इनकम टैक्स 12 लाख तक की इनकम के लिए फ्री। तो आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो एफर्ट है कि कंजम्पशन बूस्ट करने का, मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट प्ले आउट होते नजर आएगा। और जिस तरह से हम मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी सुन रहे हैं, ऑटो कंपनीज ने कहा कि नवरात्रि के समय में इन्होंने रिकॉर्ड हाई सेल्स वॉल्यूम दर्ज करी। तो मुझे उम्मीद है कि एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म एक पुश मिला है कंजम्पशन को। और ये ओवरऑल इकोनॉमी के परस्पेक्टिव तो एज वेल एज मार्केट के एक क्षेत्र के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। अब नए संवत के लिए मार्केट्स पे ही आपका व्यूज है, आउटलुक क्या है, ये इस साल तो बहुत हिचकोले खा रहे हैं हम, लेकिन अभी निफ्टी के मौजूदा स्तरों पे वैल्यूएशन कैसी है, और कहां तक का बेस्ट केस सिनेरियो में आप अगले एक साल का अगर पर्सपेक्टिव पूछूं तो निफ्टी का क्या टारगेट लेकर चल रहे अगेन रजत जी, पहले हम जब भी मार्केट की बात करते हैं तो तीन चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले होता है कि मैक्रो डेटा कैसे इकोनॉमी में प्ले आउट हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई मैक्रो के परस्पेक्टिव से कोई रिस्क है। अगेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 6-6.5% की ग्रोथ मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने आखी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है। ट्विन डेफिसिट जिसे हम फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जिस तरह से गवर्नमेंट ने गाइड किया है, ग्लाइड पाथ, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है।
फॉरेक्स रिजर्व 700 700 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि 11 मंथ का कवर ऑफर करता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, इंडियन कंज्यूमर इज सिटिंग ऑन क्लोजर टू 25,000 टन के आसपास का सोना जो है इंडियन हाउस होल्ड में पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 300 लाख करोड़ की वैल्यू है। तो अगेन इट डेफिनेटली, जब आपकी जो एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर भी होता है वो, जिसके चलते जो कंजम्पशन है उसमें भी बूस्ट मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैक्रो में कोई दिक्कत है, मैक्रो इज वेरी वेल सॉर्टेड। सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अर्निंग ग्रोथ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एज अ फंडामेंटल, या जो भी ग्लोबल फंड मैनेजर है जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो 26 जो है फिजिकल ईयर जो भी चल रहा है, यहाँ एक सिंगल डिजिट काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 3 से 5% की। और हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि FY 20 से 25 का जो समय था, वहां हमने देखा था कि 13-14% से केगर से अर्निंग ग्रोथ बढ़ी। 26 ईयर जहाँ सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ आई, और उसी के चलते हमने देखा है कि सितंबर, लास्ट ईयर जो सितंबर था, वहां से मार्केट में करेक्शन आना स्टार्ट हुआ। बट अब जिस तरह से जो अलग अलग स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, हमारा ये मानना है कि इनफैक्ट कंसेंसस एस्टिमेट भी यही है कि 27 और 28 में अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखेंगे तो 13-14% की अर्निंग ग्रोथ फिर से आते हुए नजर आएगी। तो जब अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट के ओर चली जाएगी तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का जो एक कंसर्न, जो बार बार कई लोग बताते हैं कि हम MSCI इमर्जिंग मार्केट के सामने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कंसर्न कहीं ना कहीं एड्रेस होते हुए नजर आएगा। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो हम FY 26 में आज की डेट में तकरीबन 23 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। 27 में तकरीबन 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नाइदर बहुत चीप है। बट एक डेटा पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा, जब सितंबर 2024 में जब निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया था, उस वक्त निफ्टी 50 का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, उसका अगर आप प्रीमियम देखेंगे MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडाइसेस का, उस वक्त 72% था। और जब हम आज सितंबर 25, एक साल बाद देख रहे हैं, तो प्रीमियम घटकर हो गया 46%। उसके पीछे कारण ये रहा है कि इंडिया जो है वो फ्लैट रहा है पिछले एक साल में, और उसके सामने बाकी के मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो एक प्रीमियम था जो 72% से घटकर 46% आया, और जो 10 ईयर एवरेज है उसके नीचे चला गया, तो मुझे लगता है कि एक कंफर्टिंग फैक्टर है वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से। तो अगर आप इसी के कारण अगर आप देखेंगे, निफ्टी भी पिछले 3-4 महीने से 1000 पॉइंट के दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, नीचे में 24, 300, 400, और ऊपर में 25, 200, 300 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन अ रेंज बाउंड फैशन, और जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी है, वो मार्केट में जारी है। क्योंकि जहां जहां अर्निंग ग्रोथ रिलेटिवली बेटर आ रही है, वो सब कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज निफ्टी 50 में या तो उनका वेट कम है, या वो निफ्टी 50 के बाहर की कंपनियां सेक्टर हैं। इसी के चलते आप देखेंगे कि काफी सारे सेक्टर में नए हाई, न्यू 52 वीक हाई या लाइफ हाई भी बनते हुए दिख रहे हैं। बट निफ्टी 50 का जो दो बड़े बड़े कंपोनेंट है, BFSI जो कि बैंकिंग, और IT सेक्टर, ये दोनों में ही अर्निंग ग्रोथ की थोड़ी दिक्कत है। IT में सभी को पता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते कहीं ना कहीं अर्निंग ग्रोथ की दिक्कत है। और बैंकिंग में जब भी रेट कट होता है, तो पहले 2-3 क्वार्टर ओब्वियसली नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में आते हैं, और उसके बाद फिर वो स्टेबल होकर बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो उसी के चलते बैंकिंग सेक्टर में भी कोई बहुत ज्यादा हमने आउट परफॉर्मेंस देखी नहीं है। तो इसी के चलते चलते हमें लग रहा है कि निफ्टी रेंज में ट्रेड हो रहा है, बट आउट ऑफ निफ्टी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज्यादा रहेगा मार्केट में। आने वाले समय में संवत 2082 में हमें लगता है कि अर्निंग ग्रोथ जो है दिसंबर क्वार्टर, जो कि एक वन ऑफ द पिक क्वार्टर होता है कंजम्पशन के तौर पर, वहां से डबल डिजिट का जो स्पेस है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, और वहीं से हमें लगता है कि मार्केट शुड स्टार्ट मूविंग अप। बट हैविंग सेड दैट, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो तड़का लगाने वाली बात रहेगी वो इंडिया US की ट्रेड डील, जो एक्सपेक्टेड है कि नवंबर तक शायद ये कंक्लूड होते नजर आएगी। तो अगर वो कंक्लूड हो जाती है तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक मोमेंटम भी बनते हुए नजर आएगा। और एट द सेम टाइम बिहार इलेक्शन के आउटकम भी आते हुए दिखेंगे, तो आई थिंक एक पॉलिटिकल भी जिस तरह से आउटकम आएगा इलेक्शन का, उसके बाद एक ओवरऑल जो इन्वेस्टर है उसे भी कॉन्फिडेंस बनते हुए नजर आएगा। तो आई थिंक मे बी अगले 2 या 3 महीने शायद साइडवेज मोमेंट दिखेगा मार्केट में, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है मार्केट में जारी रहेगी। और मेरा ये मानना है कि संवत 2082 विल बी बेटर देन संवत 2081, जहां हमने काइंड ऑफ एक फ्लैटिश रिटर्न मार्केट में आते हुए देखा है। ओके। और मुद्दा यह है कि इक्विटी मार्केट ने तो इस साल परफॉर्म ज्यादा नहीं किया, लेकिन सोना और चांदी बहुत तेज रफ्तार से भागते चले गए। तो सर अगले एक साल के, जैसे आप बोल रहे हो कि इक्विटी मार्केट जो है वो इस साल के कंपैरेटिव बेहतर प्रदर्शन करेगी इन समवर 2082, लेकिन क्या सोना और चांदी भी
इसी साल के मुकाबले तक का रिटर्न दे सकते हैं, या फिर ये बहुत बहुत ओवर वैल्यूड हो गए और यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। और मुद्दा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, एसबीआई है, यूटीआई है, कोटक है, जिन्होंने सिल्वर ईटीएफ्स में नया पैसा लेने से मना कर दिया। या डेफिनेटली पहले सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे कि ईटीएफ जो फंड्स हैं उन्होंने क्यों पैसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि एक कोई भी एक अंडरलाइंग कमोडिटी है, उसकी एक फेयर वैल्यू होती है, और जब आपका ईटीएफ का जो रेट है वो फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर चले जाता है, तो इट इज अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर कि वो ऊंचे वैल्यू में आज ईटीएफ बाय कर ले, और बाद में जब भी मार्केट में फिर से फेयर वैल्यू की ओर कन्वर्ज होगी वैल्यू, तो उन्हें कहीं ना कहीं 8-10% का घाटा होते हुए नजर आएगा। तो आई थिंक इट इज अ लॉस ऑफ बिजनेस फॉर एएमसी कंपनी, बट अगेन अ वेरी वेल थॉट प्रोसेस की इन्वेस्टर को घाटा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें कोई भी प्रीमियम पर हमें इन्वेस्टर से पैसा नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल थॉट प्रोसेस इन द जो इन्वेस्टर के हित में है। कमिंग टू एन आउटलुक ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, अगेन गोल्ड जो है इसमें जो रैली है प्रीडोमिनेंटली ग्लोबली हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की ओर से बाइंग चल रही है, और टू सम एक्सटेंट इसका कारण यही है कि डी डॉलराइजेशन, जो आपकी जो रिजर्व है आप उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो। पहले आप मेजोरिटी रिजर्व यूएस डॉलर में होल्ड करते थे, अब आपने क्या किया, आपने वहां से थोड़ी कम करके थोड़ी गोल्ड ले ली, क्योंकि डॉलर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो घटते जा रहा है। दैट इज वन ऑफ द रीजन। कमिंग टू सिल्वर, सिल्वर अगेन यूजुअली गोल्ड और सिल्वर की भी पैरिटी रहती है, और ऑन द अदर हैंड सिल्वर इज मोर ऑफ एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, जो कि जितने भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, वेदर इट इज सोलर पैनल, वेदर इट इज सेमी कंडक्टर, क्योंकि सिल्वर जो है वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर इन द वर्ल्ड है, तो उसका जो खपत है वो बढ़ रही है, उसी के चलते सिल्वर की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। और टू सम एक्सटेंट में थोड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट को भी इसका क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि जब आप कोई भी चीज जब मोमेंटम में रहती है तो वहाँ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी इंक्रीज होते दिखती है, उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सिल्वर में भी एक मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आफ्टर सच अ ह्यूज रैली इन गोल्ड एंड सिल्वर, शायद आने वाले 2-3 महीने में कंसोलिडेशन बेहतर होगा ये मार्केट के लिए, फॉर बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, and post that then stock can or both the commodities can continue to move up। बट अगेन इसका बहुत कुछ लिंक ट्रेड डील के रिलेटेड भी रहेगा, ग्लोबली कितनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ट्रम्प साहब की बाकी कंट्रीज के साथ क्या बातचीत हो रही है, और जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर किस तरह से सिनारियो शेपअप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी सारे मूविंग पार्ट्स है गोल्ड और सिल्वर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया, एंड एट द सेम टाइम इंडिया की जो करेंसी है रुपी, उसका भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा बीइंग एन इंडियन कंज्यूमर, कि क्या इम्पैक्ट रहेगा गोल्ड सिल्वर पर। तो मुझे लगता है कि काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं, रादर देन चेजिंग द मोमेंटम। यस डेफिनेटली एक छोटा पार्ट पोर्टफोलियो का एलोकेटेड होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के लिए, बट ऐसा नहीं है कि मोमेंटम में है तो आपने जाके बहुत बड़ी लीवरेज पोजीशन ले ली। आई थिंक आने वाले 2-3 महीने मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन होकर देन द बोथ द कमोडिटीज कैन कंटिन्यू टू मूव अपवर्ड डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल सिनेरियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सर मुद्दा ये है कि ना, ये तो हम ही लोग अभी पहली बार देख रहे हैं दुनिया में होते हुए, और हम जो अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमने यूएस की ट्रेड वॉर, यूएस चाइना की ट्रेड वॉर से शुरू किया, डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं ये बात हुई, उसके बाद फिर यूएस फेड क्या करेगा ये भी बात हुई, और क्रिप्टो मार्केट टूट गया, सोना चांदी चढ़ गया, डॉलर डी डॉलराइजेशन वाली बात भी आपने कह दी, इतने सारे तनाव। मतलब आप समझ रहे हो कि आम आदमी तो बेचारा पैसा लगाता है स्टॉक मार्केट में कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आधे तो ये सोच रहे थे भैया ये कैसा धंधा हुआ जहां पर पहले पैसा नीचे जाता फिर पैसा ऊपर आता है, यही सोचता रहता हो। तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? और अभी जो इमीडिएट टर्म्स में Q2 रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये क्या स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेंगे, या फिर बाजार पहले ही पचा चुका है कि रिजल्ट्स कोई बहुत बढ़िया नहीं आने वाले? आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार ये पहले से पचा चुका है कि नंबर बहुत ज्यादा खास नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड नतीजे खराब आएंगे। हमें लगता है कि कुछ सेक्टर जैसे एनबीएफसी है, जो प्रीडोमिनेंटली, जैसे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड लोन फोकस जो एनबीएफसी है, या व्हीकल फाइनेंस के जो रिलेटेड एनबीएफसी है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के रिलेटेड जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ऐसे कुछ चुनिंदा एनबीएफसी में नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मंथली एसआईपी का जो फ्लो है काफी रोबस्ट बना हुआ है, तो आई थिंक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कैन डिलीवर अ गुड सेट ऑफ नंबर। ऑटो ओईएम, ऑटो एंसिलरी कंपनीज, स्पेशली जब हालांकि जो नवरात्रि का जो समय था आखिरी के कुछ दिनों का ही था सितंबर क्वार्टर में, बट जिस तरह से कमेंट्री निकल कर आएगी ऑटो ईएम, ऑटो एंसिलरी कंपनी की, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगी फॉर दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि हालांकि अर्निंग कैन बी अ काइंड ऑफ लैकलस्टर, बट पॉजिटिव कमेंट्री के चलते स्टॉक्स में पॉजिटिव रिएक्शन हम ऑटो ईएम और ऑटो एंसिलरी में देख सकते हैं।
एट द सेम टाइम अगर हम हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो उनके लिए काफी सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है Q2। तो हॉस्पिटल सेक्टर से हमें उम्मीद है कि इस बार नतीजे अच्छे आएंगे। सीमेंट सेक्टर में अगेन यूजुअली जो मानसून क्वार्टर होता है वो सीजनली वीकर क्वार्टर होता है, बट सरप्राइजिंगली इस बार जो सीमेंट के दाम है वो होल्ड ऑन कर रहे हैं, और वाई ग्रोथ हमें सीमेंट कंपनीज में भी आते हुए नजर आएगी। ऑयल एंड गैस कंपनीज में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है OMC, वहां हमें लगता है कि नतीजे रिलेटिवली बेहतर आते हुए नजर आएंगे। प्लेटफॉर्म और न्यू एज बिजनेसेस कंपनीज लाइक जोमेटो, स्विगी, जिन्होंने Q1 में भी अच्छे नतीजे दिए थे, वहां एक मोमेंटम बरकरार रहेगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म फीस है हमने देखा है कि उसमें भी बढ़ोतरी आई है, और उसका बेनिफिट सीधे सीधे प्रॉफिट में आते हुए दिखेगा। टेलीकॉम कंपनी विच इज अगेन अ वेरी स्टेबल सेक्टर, वहां भी हमने देखा है कि लोअर इनके जो पैकेजेस है वहां कहीं ना कहीं कंपनी ने बंद किए थे, तो उसका बेनिफिट आरपू इंक्रीज के फॉर्म में टेलीकॉम कंपनीज में आते हुए दिखेंगे। जो सेक्टर हमें लगता है कि काइंड ऑफ न्यूट्रल टू माइनर निगेटिव रह सकते हैं वो है प्राइवेट बैंक्स, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज, IT कंपनीज, FMCG कंज्यूमर स्टेपल कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, और टू सम एक्सटेंट केमिकल कंपनी। तो यहाँ फ्लैट टू काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा, ये जो अभी अभी जो सेक्टर हमने डिस्कस किए वहाँ तो पे। हाँ, जो सेक्टर आपने दिए Q2 रिजल्ट सीजन के पर्सपेक्टिव से दिए, लेकिन अगर मैं संवत नेक्स्ट संवत के लिए पूछूं, आपको सबसे बढ़िया क्या लगता है, कौन से सेक्टर्स में पैसा बन सकता है, अगर आपके टॉप प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स आप शेयर कर पाओ तो। या अगर हम प्रायोरिटी की बात करें आने वाले 6 से 12 महीने के लिए, तो हमें लगता है कि ऑटो EM और ऑटो एंसिलरी, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है GST कट का, और इसका जो मोमेंटम है वॉल्यूम ग्रोथ के फॉर्म में क्लियर कट आते हुए दिख रहा है। सेकंड रहेगा NBFCs, स्पेशली जो गोल्ड फाइनेंस, MSME और हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस कर रही हैं। ये जो कंपनीज हैं इनके नतीजे आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में बेहतर होते हुए दिखेंगे। कैपिटल मार्केट में हालांकि अभी सेंटीमेंट वीक है, बट हमें लगता है कि जो वेल्थ मैनेजर और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इन्हें कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता नहीं है मार्केट की वोलेटिलिटी का। तो ये जो सेक्टर है इसमें आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखेगी। PSU बैंक्स हमें लगता है कि काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशन पर भी ट्रेड हो रही हैं, और एक अपर हैंड होता है कि उनका जो कासा रेशियो होता है वो रिलेटिवली बेहतर होता है प्राइवेट बैंक के सामने। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं क्रेडिट ग्रोथ को लेकर, मुझे लगता है कि PSU बैंक कैन बी ए गुड स्पेस टू बी इन। EMS, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जैसे उसमें जिससे जो कि इनडायरेक्ट प्ले है कंज्यूमर ड्यूरेबल की, कंपनीज लाइक अंबर, सिरमा, बहुत सी कंपनीज है, PG इलेक्ट्रोप्लास, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांडेड OEM को सप्लाई करते हैं। तो EMS कैन बी अ प्लेस टू बी इन। रिसाइकलिंग एज अ सेक्टर विच इज इमर्जिंग वेरी फास्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी है कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है उसे रिसाइकल करके इकोनॉमी में यूज करना चाहिए। तो रिसाइकलिंग इज द वन थिंग विच वी लाइक। न्यू एज बिजनेसेस, जिस तरह से जोमेटो, स्विगी या जो बाकी की कंपनी लिस्ट हो रही हैं, हम्म। ये कुछ है चुनिंदा सेक्टर है जहां हमें अच्छे लगते हैं। और दो सेक्टर जो पिछले साल से अच्छा करते आ रहे हैं वहां हमें लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा, वो रहेगा होटल्स एंड हॉस्पिटल। तो ये जो दो सेक्टर है जो कि पिछले साल भी अच्छा कर रहे थे, और आने वाले समय में हमें लगता है कि इसमें भी एक बेहतर अर्निंग ग्रोथ आते हुए दिखेगी, जिसके चलते इन्वेस्टर का पैसा बनेगा। और लास्ट सेक्टर मेटल्स एंड माइनिंग, जिस तरह से ग्लोबली सभी कमोडिटीज में हम देख रहे हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, तो अगर ये दाम जो है ये करंट रेट पर बरकरार रहे आने वाले 6 से 12 महीने तक, तो मेटल्स एंड माइनिंग कंपनीज कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी, विच विल बी काइंड ऑफ पोजिशनल टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्ले, जहां आपको मेटल्स और माइनिंग के जो कमोडिटीज के जो दाम है उसे रेगुलरली ट्रैक करना होगा। यानी ओवरऑल मार्केट पे आप बुलिश नजर आ रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से भी चलेगा, इवन दो इस साल नहीं पैसा बना के दिया, लेकिन फंड मैनेजर्स की सोच यही कह रही है कि तेज होंगे भैया, यहाँ पर अभी पैसा बन सकता है। सर पैसा तो IPO मार्केट भी बनाने के लिए आए थे लोग। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर आपने कुछ, अगर SBI सिक्योरिटीज कहीं मर्चेंट बैंकर हो तो आप स्किप भी कर सकते हो या फिर कोई बीच का रास्ता ले लेना। टाटा कैपिटल कोई बहुत अच्छी तो हुई नहीं लिस्टिंग। अच्छा, फिर LG इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सब्सक्रिप्शन फिगर बहुत ज्यादा आ रखे हैं। हाल फिलहाल के IPOs की लिस्टिंग कोई बहुत बढ़िया हो नहीं रही है, आपकी राय। ये डेफिनेटली आई थिंक ये IPO मार्केट ऐसा ही होता है कि जैसे विजय केडिया जी भी अभी NDTV के समिट में बता रहे थे कि हमारे यहाँ मर्चेंट भी बैंक। सर, कल आपने हमारे यहाँ नहीं देखा, बताओ आपने NDTV से बताया, हमारे यहाँ पे भी उसे कल उन्होंने भी बताया कि पहले देखो सोचो समझो, IPO में पैसा लगाने से पहले ही कंपनी क्या करती है, सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती।
तो आई थिंक मैं भी उनके व्यू से सहमत हूँ कि अल्टीमेटली जो प्रमोटर है उसका काम है फंड मोबिलाइज करना, और मर्चेंट बैंकर का काम है कि जितने ऊंचे वैल्यूएशन पर वो लॉन्च कर सके ताकि उसकी जो फीस है वो बन सके। आई थिंक हर किसी का अपना अपना बिजनेस करने का तरीका है, बट एज एन इन्वेस्टर हमें सोच समझ कर पैसा लगाना होगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कंपनी लिस्ट होने के बाद आने वाले अगर 2 से 3 क्वार्टर में थोड़े नतीजे अच्छे देती है तो एक स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस भी बनते हुए नजर आता है। देर आर वेरी फ्यू निश बिजनेसेस जो लिस्टिंग के लिए आते हैं, जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने बात करी, द लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी इन इंडिया, अगेन वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, 25,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, 2,200 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। तो ऐसे कुछ यूनिक बिजनेसेस जो कि मार्केट लीडर हैं, वो लिस्टिंग के लिए साल में 2 या 4 ही बिजनेस आते हैं। ऐसे बिजनेसेस डेफिनेटली आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसी के चलते मुझे उम्मीद भी है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक का इश्यू जो है वो काफी राइटली प्राइस भी था कि 35 टाइम्स आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर आप इश्यू ला रहे हो, कंपेयर टू 40-50 टाइम्स जो बाकी की जो कंपनीज हैं वहां ट्रेड करके। तो कुछ एक वैल्यू भी टेबल पर रखा गया है इन्वेस्टर के लिए। तो अगेन सिलेक्टिव होना होगा आईपीओज में। और थोड़ा सा जो हॉराइजन है, रादर देन प्लेइंग फॉर लिस्टिंग इन, अगर आप थोड़ा सा लंबा हॉराइजन रखेंगे तो कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं वहां डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। लिस्टिंग इन तो काफी टेपिड रही है, पिछले जितने भी 10-15 दिनों में आईपीओ लिस्ट हुए हैं काफी टेपिड लिस्टिंग इन रहा है, क्योंकि उसके पीछे कारण एक मार्केट सेंटिमेंट भी है। मार्केट सेंटिमेंट्स आर आल्सो करंटली नॉट वेरी बॉयंट, और उसी के चलते भी कहीं ना कहीं, और एट द सेम टाइम मार्केट, अगर आप इन्वेस्टर के लिए वैल्यू नहीं रखोगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली फॉलो अप बाइंग आपको स्टॉक में आते हुए नहीं दिखेगा। ओके। अब सर, सब ये जानना चाहते हैं कि एसबीआई सिक्योरिटीज का दिवाली पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा। अगर मॉडल पोर्टफोलियो की बात करूं तो क्या आपने सिलेक्ट किया हुआ है कि दिवाली टू दिवाली पैसा कौन से स्टॉक्स बना के देंगे, आपकी टॉपिक्स। हाँ, तो रजित जी हमने भी दिवाली पिक की रिपोर्ट लास्ट वीक रिलीज करी थी। तो इस बार हमने 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, जैसे ऑटो, बैंक्स, हॉस्पिटल, कंजम्पशन बास्केट, मेटल्स माइनिंग, कैपिटल मार्केट, एग्रीकल्चर। तो ये अक्रॉस द, मैं एक एक 15 स्टॉक के नाम में आपके सामने रख देता हूँ, मार्केट कैप वाइज हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक हमने चूज किया है, जहाँ हमारा प्राइस टारगेट 1110 का है दिवाली टू दिवाली। टीवीएस मोटर, अगेन ऑटो, टू व्हीलर ऑटो सेक्टर से हमने ये कंपनी चूज करी है, जहां हमने टारगेट रखा है 3975 का। अपोलो हॉस्पिटल को हमने हॉस्पिटल सेक्टर से चूज किया है, विच इज द मार्केट लीडर, वहाँ 8675 का हमने टारगेट दिया है। पीएसयू बैंक से हमने इंडियन बैंक को चूज किया है, वहाँ हमने टारगेट प्राइस 875 का रखा है। अगेन ऑटो सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल का जो प्ले है हमने अशोक लेलैंड के थ्रू प्ले करना समझा, तो वहां हमने प्राइस टारगेट 170 का दिया है। अमंग द कंजम्पशन क्यूएसआर एज अ सेक्टर वाज नॉट डूइंग वेल, बट हमें लगता है कि जिस तरह से कंजम्पशन का बूस्ट होगा और जीएसटी कट हुआ है डेयरी सेगमेंट में, उसका भी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट जुबिलेंट फूडवर्क को प्ले आउट होते दिखेगा। तो जुबिलेंट फूडवर्क 720 के प्राइस टारगेट से। नॉन फेरस साइड में हमने नाल्को दिया है, नाल्को 260 के प्राइस टारगेट से। कैपिटल मार्केट प्लेस से हमने एनएसडीएल को चूज किया है 1380 के प्राइस टारगेट से। आजाद इंजीनियरिंग प्रीडोमिनेटली डिफेंस एरोनॉटिक्स सेक्टर से, जहां हमने प्राइस टारगेट 2105 का रखा है। ओसवाल पंप जो कि एक एग्रीकल्चर का प्ले है, इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पंप सप्लाइंग कंपनी है, फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, वहाँ 970 का प्राइस टारगेट रखा है। अगेन ऑटो एंड्स की बात करें तो वहाँ सुब्रोस को हमने चूज किया है विथ 1355 का प्राइस टारगेट। मेटल और माइनिंग सेक्टर से इंफा को हमने चूज किया, इंडियन मेटल एंड फेरोअलाइज को, जिसका प्राइस टारगेट रखा है 1415। फीएम इंडस्ट्री अगेन एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, जहाँ प्राइस टारगेट हमने 2340 का रखा है। स्वराज इंजन विच इन एन प्रॉक्सी प्ले ऑन अ ट्रैक्टर इंडस्ट्री, वहाँ हमने प्राइस टारगेट 5112 का रखा है। और रिसाइकलिंग सेक्टर से पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स को चूज किया है, जहाँ प्राइस टारगेट 1530 का चूज किया। तो 15 स्टॉक। तो किसी को अगर फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आई थिंक इट्स अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस दी मार्केट कैप, हमने कंपनीज चूज करी हैं और मल्टीपल सेक्टर के थ्रू। तो आई थिंक इट कैन गिव अ डिसेंट रिटर्न ऑफ 15 to 20% ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। सर, डिस्क्लेमर और रिस्क फैक्टर्स भी बता दीजिए इस पोर्टफोलियो। अगेन डिस्क्लेमर ये रहेगा कि हमने ये जो लिस्ट है ये हमारे क्लाइंट के साथ लास्ट वीक ही शेयर कर दी थी, तो क्लाइंट की पोजीशन डेफिनेटली हो सकती है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन इसमें है नहीं। और एक रिस्क फैक्टर डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा कि मार्केट है, मार्केट में काफी सारे अनसर्टन एनवायरमेंट, बहुत सी चीजें होती रहती हैं। तो एक की रिस्क फैक्टर जो हमें लगता है कि रुपी का जो डेप्रिसिएशन है, अगर वो यहाँ से फिर से और
बढ़ते हुए नजर आएगा, तो उसका एक इम्पैक्ट एफआई आउटफ्लो के तौर पर, लिक्विडिटी के तौर पर हमें देखने मिल सकता है। ये एक रिस्क फैक्टर है। हमने अर्निंग ग्रोथ की बात करी, अगर वहाँ कुछ डिले होता है ड्यू टू सम रीजन, तो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर मार्केट के पर्सपेक्टिव से हो सकता है। तीसरा, ऑब्वियसली जिस तरह से ट्रेड डील की जो बातें हो रही हैं, वहां अगर कुछ डिले होता है तो इसमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अर्निंग ग्रोथ नहीं आती है तो फिर से वो वैल्यूएशन की जो कंसर्न है वो आ सकती है। तो आई थिंक ओवरऑल जिस तरह से हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए पॉजिटिव साइड में, वहां अगर कुछ ड्यू टू सम रीजन कुछ डिले होता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइसेस में भी अपमूव होने में थोड़ा समय लगेगा। सर आखिरी सवाल ये होगा, और ये मैं अपने बीच में जो मैंने सवाल पूछा था मार्केट वैल्यूएशन को लेकर, उसी से लिंक करूंगा। बहुत लंबा कंसोलिडेशन का फेज ऐसा लग रहा है इंडियन मार्केट्स पे, इक्विटी नहीं चल रही है, सोना चांदी चल रहे हैं, लेकिन हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि नियर टर्म में ऑल टाइम हाई लेवल्स किसी भी बड़ी करेक्शन से पहले लग सकता है मार्केट में? अगेन ना, रजत जी, जिस तरह से पहले हमने बात करी कि ऑल टाइम हाई मार्केट को निफ्टी या सेंसेक्स में बनाने के लिए जो दो मेन कंट्रीब्यूटर है हेवी वेट से, आईटी और बैंकिंग, ये दो सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा। उसके बिना ऑल टाइम हाई लगाना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए हमें वेट करना होगा अर्निंग ग्रोथ के लिए। तो आईटी सेक्टर, टिल द टाइम ग्लोबल अनसर्टेनिटी नहीं हटेगी तब तक आईटी सेक्टर चलने से नहीं चलेगा। हालांकि वर्थ जो है वो प्राइस इन है। और रही बैंकिंग की बात, तो बैंकिंग में सभी को पता है कि क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में टू सम एक्सटेंट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसका प्रेशर बना हुआ रहेगा। उसके चलते अर्निंग ग्रोथ में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आते हुए दिखेगा, तो जो मार्च क्वार्टर से हमें आते हुए दिखेगा। तो आई थिंक अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ट्रेड डील का जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है आने वाले 3-4 महीनों में वो कंप्लीट होगी, और बैंकिंग सेक्टर की मार्च क्वार्टर से नतीजे काफी अच्छे आने स्टार्ट होंगे, तो मेरा ये मानना है कि मे बी बिटवीन Jan 26 टू March 26 एक मार्केट नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। दैट्स अगेन अ गेस, लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है। तो फिर वो टारगेट एक बार तो बताओ कि निफ्टी का कि अगले साल तक का बेस्ट केस सिनेरियो में क्या टारगेट निकल के आता है? अगेन रजत जी, मैं टारगेट नहीं देना चाहूंगा हम ऐसे जिसके मल्टीप्लाई कर ऊपर। देंगे, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी। आप एक बार वो बता दो FY 27 के लिए फोरकास्ट फॉर पी कितना लगा रहे हो और ईपीएस कितना लगा? मे बी मुझे लगता है कि अगर हम 1300 रुपये का ईपीएस एवरेज में मानकर चलते हैं आने वाले एक साल में, और अगर हम कंजर्वेटिवली 20 का भी पी मल्टीपल देंगे, तो 26,000 का लेवल मुझे नजर आता है, जो कि एक कंजर्वेटिव टारगेट है। लेट्स सी कैसे प्ले आउट होता है, क्योंकि इसमें रजत जी अर्निंग अपग्रेड का भी एक बहुत बड़ा एंगल रहेगा। आज जब पिछले एक साल से हम अर्निंग डाउनग्रेड की साइकिल देख रहे हैं, मे बी क्वार्टर टू इज द टाइम जहां अर्निंग कुछ में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आते हुए नहीं दिखेंगे। एंड देन क्वार्टर थ्री ऑनवर्ड जब अर्निंग अपग्रेड स्टार्ट होगा, तो शायद इसी के साथ एक जो एस्टिमेट है कि ग्रोथ का, वहां अगर बढ़ोतरी होती है तो जो मल्टीपल है वो भी एक्सपैंड होते हुए नजर आएगा। तो मे बी 26,000 इज द राइट नंबर एज वी स्पीक। वो तो बहुत ही कंजर्वेटिव बोल दिया सर आपने। मतलब फिर तो आपके हिसाब से, अगर हम अभी के हिसाब से 22-23 के पे मल्टीपल पे चल रहे हैं, तो लगभग 28,000 29,000 तक के तो टारगेट्स कम से कम, इतना तो बोलते कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। देखो वो थोड़ा वो हिल मतलब शेकआउट तो हो गया है कॉन्फिडेंस वैसे इंस्टीट्यूशंस का भी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो नहीं, इस मेरा बार। जी जी मेरा एक ही पॉइंट था कि रादर देन गेटिंग ग्लूड टू निफ्टी एंड सेंसेक्स लाइफ टाइम आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इवन इंडाइसेस देखेंगे, सेक्टरल इंडाइसेस, तो इंडाइसेस में भी लाइफ हाई तो बन ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पीएसयू बैंक है, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल का भी व्यू लेना चाहूंगा, तो पीएसयू बैंक इंडेक्स इज ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट टेक्निकली। ऑटो इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ जो भी जीएसटी का रेट कट हुआ है। तो रादर देन गेटिंग ग्लूड टू निफ्टी और सेंसेक्स लेवल, मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर आपको कॉन्फिडेंस देगा, रादर देन कि 26,000 आएगा कि 27,000। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम वही है कि जो दो बड़े सेक्टर है बैंकिंग और आईटी, उन्हें परफॉर्म करना होगा फॉर निफ्टी टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। राइट सर। सनी जी बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए, और दिवाली के इस खास मौके पे हमसे बात करने के लिए। आपको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।